हाय फ्रेंड्स, पीपीबी क्रैश कोर्स डे 22 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 16, चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 16 और चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाहरी साल सवाल आते हैं। आइए समझते हैं एक एक पॉइंटों को फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप के माध्यम से। सबसे बेहतरीन तरीका है चीज़ों को समझने का, क्विक रिवीजन करने का। जारी रखते हैं अपने डिस्कशन को। फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि फाइनेंशियल सर्विस सिर्फ बड़े शहरों और अमीर लोगों के लिए ही क्यों एक्सेसिबल होती है? क्या हर इंसान को बैंकिंग, लोन और सेविंग जैसे सर्विस नहीं मिलनी चाहिए? और यही है फाइनेंशियल इंक्लूजन का मेन कंसेप्ट। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, अर्बन हो या रूरल हो, इजीली और अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विस मिले। सभी को इजीली और अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विस मिले। देखिए वही लिखा गया है, राइट। और यह एक ऐसा टूल है जो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन में हेल्प करता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के की कंपोनेंट्स की। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन की बात की जा रही है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है अफोर्डेबल कॉस्ट पे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना, है ना। आप अफोर्डेबल कॉस्ट पे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो बेसिकली मतलब किसी भी इंसान को सिर्फ गरीबी की वजह से बैंकिंग सिस्टम से दूर नहीं रखना, ठीक है। तो यही होता है हमारा बेसिकली मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब दोस्तों, इसमें हम बात करें की फाइनेंशियल सर्विसेज को। इफ यू टॉक अबाउट द की फाइनेंशियल सर्विसेज, तो दोस्तों बहुत सारे एसेंशियल सर्विस हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के हिस्से हैं, जैसे कि पेमेंट एंड रेमिटेंस हो गया, सेविंग हो गया, राइट। उसके बाद लोन्स हो गए, इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो गए, ये सब के सब की फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। तो ये सभी सर्विस एक स्ट्रॉन्ग और सिक्योर फाइनेंशियल सिस्टम का बेस बनता है। अब मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ एनजीओ एंड एसएचजी, यानी जो दोस्तों एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में। आपको पता होगा एक लिंकेज प्रोग्राम का मैं आपको बताता हूँ, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम लोगों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ता है। फिर आपको पता होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट, यानी दोस्तों वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी यह एक पावरफुल टूल है जो महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देता है, राइट। अब यदि हम बात करें माइक्रो फाइनेंस की, तो देखिए माइक्रो फाइनेंस एक्सपेंशन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है बहुत छोटी छोटी फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज भी एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है, जैसे कि माइक्रो इंश्योरेंस यानी स्मॉल स्केल इंश्योरेंस कवरेज, माइक्रो पेंशन यानी कि दोस्तों लो इनकम वर्कर के लिए फ्यूचर सिक्योरिटी, माइक्रो रेमिटेंस यानी स्मॉल ट्रांजैक्शन और फंड ट्रांसफर, और डिजिटल पेमेंट दोस्तों कैशलेस इकोनॉमी की तरफ एक बड़ा कदम। आप देख रहे हैं ना, एक चार्ट है, एक फ्लो चार्ट है और सब में सबसे लिंक है आपस में, और उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप यदि इस वीडियो को 2 बार देख लें एटलीस्ट, तो क्या होगा, आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी और एग्जामिनेशन से पहले जब आप इस पीडीएफ को देखेंगे ना, तो आपको सभी बातें याद आएंगी और फिर आप उसी के माध्यम से एग्जाम देंगे और अच्छा मार्क्स लाएंगे, राइट। एग्जाम से पहले हमें यही तो करना होता है कि हमारे पास फ्लो चार्ट मिले, मेन पॉइंट्स मिले जो कि हम रिकॉल कर सकें एग्जामिनेशन से पहले। और यही वो गलती क्या होती है कि हम लोग बहुत सारे पॉइंट छोड़ देते हैं, क्योंकि मैटर ही, आप सोचिए पीपीबी 900 पेज का बुक है, ठीक है। इतना वॉल्यूमिनस बुक है, तो इज इट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग इन जस्ट सिंगल डे? रिवाइज नॉट पॉसिबल। दैट इज व्हाई दिस माइंड मैप एंड फ्लो चार्ट प्लेज अ सुपर इंपॉर्टेंट रोल विच यू गेट इन आवर क्रैश कोर्स। नाउ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल बेनिफिट की बात करें दोस्तों, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का फायदा सिर्फ इंडिविजुअल को नहीं है, बल्कि पूरा बैंकिंग सिस्टम को है, सोसाइटी को भी होता है। देखिए यहाँ पे तो इंडिविजुअल को तो फाइनेंशियल टूल का एक्सेस मिलता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। यदि हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो बैंक नए कस्टमर सेगमेंट टैप कर रहे हैं, और सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी कम हो रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ फॉस्टर हो रहा है। तो दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं है, बल्कि एक पावरफुल वीपन है जो पूरे इकोनॉमी को बदलने की ताकत रखते हैं। तो अगर फाइनेंशियल सर्विस सब तक पहुंचेंगे तो ही जाके एक सेल्फ रिलायंट और स्ट्रॉन्गर इंडिया बनेगा। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इज इक्वल टू ग्रोथ, ठीक है। तो तभी मुझे लगेगा कि हाँ, आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के मीनिंग को समझ गए हैं। इसमें एनजीओ का क्या कंट्रीब्यूशन है, कि फाइनेंशियल सर्विस कौन कौन से होते हैं, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको अगली स्लाइड की ओर ले चलता हूँ, और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बैंकिंग सिर्फ शहरों तक सीमित रहनी चाहिए या फिर गांव-गांव तक बैंकिंग सर्विस पहुंचनी चाहिए? और यही है फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू बैंकिंग सर्विस एक्सपेंशन का मेन एम। यहाँ लिखा है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू बैंकिंग सर्विस एक्सटेंशन। तो दोस्तों आरबीआई ने बैंक को परमिशन दी है कि वह बैंकिंग को हर एक इंसान तक पहुंचाने के लिए इंटरमीडिएटरी और बिजनेस फैसिलिटेटर का यूज करे। देखिए यहाँ लिखा है ना, इंटरमीडिएटरी हो गया, बिजनेस फैसिलिटेटर हो गया। दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं कि जो भी हमारा कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ना क्रैश कोर्स में, आप ये गारंटेड के रूप में ले लीजिए। 90% टू 100% चांस है कि वो रिपीट होता है, क्योंकि ये प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन हैं जिसको मैं आपको समझा रहा हूँ। तो एक एक बातों को ध्यान से सुनिए। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि बेसिकली आरबीआई ने बैंक को परमिशन दी है कि वह बैंकिंग को हर एक इंसान तक पहुँचाने के लिए इंटरमीडिएटरी या बिजनेस फैसिलिटेटर
का यूज करे। आप समझते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो पहले आरबीआई ने क्या किया, बैंक को परमिशन दिया। तो आरबीआई ने बैंक को अलाउ किया कि वह इंटरमीडिएटरी के थ्रू उन लोगों तक भी बैंकिंग सर्विस पहुंचाए जो अब तक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से दूर हैं। आपको पता ही होगा फॉर्मल इनफॉर्मल दो तरह के सिस्टम होते हैं। अब आता है यूज़ ऑफ इंटरमीडिएटरी। तो डायरेक्टली हर जगह बैंक खोलना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए बैंक इंटरमीडिएटरी का यूज करते हैं जो गांव और रिमोट एरिया तक सर्विसेज पहुंचाने का काम करते हैं। अब एक मॉडल का नाम है जिसको बोलते हैं बीएफ मॉडल, यानी बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल। यह एक इनोवेटिव अप्रोच है जिसमें बिजनेस फैसिलिटेटर यानी कि लोकल एंटिटी बैंकिंग सिस्टम का एक्सटेंशन बन जाते हैं। तो यह फैसिलिटेटर लोगों को बैंक अकाउंट खोलने में मदद करते हैं, लोन्स और क्रेडिट की जानकारी देते हैं, डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करते हैं। और फिर आता है हमारा कुछ एलिजिबल एंटिटी। मैं आपको एलिजिबल एंटिटी के बारे में समझाता हूँ, इस पार्टिकुलर डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि अब सवाल ये उठता है कि कौन लोग या ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन के ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करते हैं। ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? तो पहला आता है हमारा एनजीओ और एसएचजी, यानी दोस्तों यह ग्रुप रूरल और सेमी अर्बन एरिया में फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्मॉल लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर आता है हमारा फार्मर्स क्लब एंड कोऑपरेटिव। तो दोस्तों किसान और उनके ग्रुप को सही फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके यह इंश्योर करता है। फिर आता है हमारा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या हुआ, लोकल कम्युनिटी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम जो लोगों तक फाइनेंशियल सर्विस पहुंचाते हैं, इसे कहते हैं हम लोग कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है हमारा आईटी इनेबल्ड रूरल आउटलेट। मतलब क्या हुआ कि देखिए डिजिटल बैंकिंग को रूरल लेवल पर प्रमोट करने के लिए ये आईटी इनेबल्ड रूरल आउटलेट को बनाया गया, राइट। फिर आता है दोस्तों हमारा पोस्ट ऑफिस एंड इंश्योरेंस एजेंट। देखिए यहाँ लिखा गया है, तो दूर दूर तक फाइनेंशियल सर्विस पहुंचाने का एक बड़ा नेटवर्क है हमारा पोस्ट ऑफिस और इंश्योरेंस एजेंट का। और फिर आता है हमारा वेल फंक्शनिंग पंचायत। तो गांव के लोगों तक फाइनेंशियल इंक्लूजन पहुंचाने का एक की चैनल है। तो दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब सिर्फ एक बैंक अकाउंट खोलना नहीं होता, बल्कि एक ऐसी फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाना है जो सभी तक बैंकिंग सर्विस पहुंचाए। अगर यह सिस्टम प्रॉपरली इंप्लीमेंट होता है तो हर व्यक्ति अपनी ज़रूरत के मुताबिक फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकता है और एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बन सकती है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए बैंकिंग फॉर ऑल। और फ्रेंड्स नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। और देखिए सब कुछ आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप के माध्यम से सब समझाया जा रहा है इस पार्टिकुलर क्रैश कोर्स में आपको, ठीक है। सोच के देखिए, अगर एक व्यक्ति को लोन चाहिए लेकिन उसको प्रोसेस का आइडिया ही नहीं है तो क्या होगा? क्या ये जरूरी नहीं है कि कोई उसे गाइड करे, सही डॉक्यूमेंट बताए और लोन लेने में मदद करे? और यही काम करता है हमारा बिजनेस फैसिलिटेटर। अभी हम वही बात करने वाले हैं, ठीक है। यह बैंक और बोरोवर के बीच का एक ब्रिज की तरह काम करता है। देखिए एक तरफ है हमारे बैंक, ठीक है, और एक तरफ है हमारे बोरोवर, राइट। तो इसके बीच में जो ब्रिज होता है ना, उसका काम करता है हमारा बीएफ, बिजनेस फैसिलिटेटर, राइट। तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को और भी बेहतर बनाता है। आप समझते हैं बीएफ के की फंक्शन। पहले आप देखेंगे बोरोवर आइडेंटिफिकेशन एंड एक्टिविटी फिटमेंट। मतलब पहला स्टेप यह है कि सही बोरोवर को आइडेंटिफाई किया जाए, उसकी एक्टिविटी या बिजनेस की सुटेबिलिटी चेक की जाए। मतलब क्या वो व्यक्ति लोन लेने के लिए एलिजिबल है, क्या उसका बिजनेस या इनकम सोर्स स्टेबल है, यह सब डिसाइड करने में बीएफ मदद करते हैं। फिर आता है हमारा लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। इसका क्या मतलब होता है? देखिए जब बोरोवर आइडेंटिफाई हो जाता है तो अगला स्टेप होता है कि लोन एप्लीकेशन प्रोसेस को समझना और कंप्लीट करवाना। यहाँ देखिए लिखा जा रहा है ना कि लोन एप्लीकेशन प्रोसेस को समझना और कंप्लीट करवाना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और वेरीफाई करेंगे, यानी बोरोवर के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, जैसे कि इनकम प्रूफ क्या है, बिजनेस डिटेल क्या है। फिर होता है कि हम बैंक को सबमिट करते हैं उसे, यानी दोस्तों जब सारी डिटेल वेरीफाई हो जाए तो लोन एप्लीकेशन बैंक तक पहुंच जाती है। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड काउंसलिंग। मतलब क्या होता है दोस्तों कि अब सिर्फ लोन लेना काफ़ी नहीं है, उसको सही तरीके से मैनेज भी करना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? फाइनेंशियल लिटरेसी प्रमोट करेंगे। तो दोस्तों लोगों को भी बताया जाता है कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, सही तरीके से लोन का यूज कैसे करें और रिपेमेंट कैसे प्लान करें, ये होता है हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी। फिर आता है हमारा एजुकेशन ऑन डेप्ट मैनेजमेंट। देखिए यहाँ लिखा गया है ना, मतलब कि लोन लिया तो वापस भी करना होगा। बीएफ बोरोवर को ईएमआई प्लानिंग, इंटरेस्ट रेट, रिपेमेंट स्ट्रेटजी सिखाते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा सपोर्ट जेएचजी एंड एसएलजी। तो दोस्तों ये क्या होता है? एसएचजी एंड जेएलजी बेसिकली देखिए सिर्फ इंडिविजुअल बोरोवर ही नहीं बल्कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप को भी सपोर्ट मिलता है। कैसे मिलता है? प्रमोशन एंड नर्चरिंग। मतलब दोस्तों नए एसएचजी और नए जेएलजी बनने में मदद करना और उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना। फिर आता है पोस्ट सैंक्शन मॉनिटरिंग। तो दोस्तों लोन मिलने के बाद भी बोरोवर की मदद की जाती है ताकि वो फंड का सही यूज करे। और फिर उसके बाद आता है हमारा रिकवरी फॉलोअप, ठीक है ना। रिकवरी फॉलोअप का मतलब क्या हुआ कि टाइम पे रिपेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इंश्योर करना भी बिजनेस फैसिलिटेटर का काम है। तो ये सब काम बिजनेस फैसिलिटेटर का है। अब हम बात करते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, जो कि है रेगुलेटरी कंसिडरेशन। तो दोस्तों आखिर में एक इंपॉर्टेंट बात, क्या बीएफ डायरेक्टली बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं? तो बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा बीएफ डज नॉट कंडक्ट बैंकिंग बिजनेस।
राइट। तो बीएफ डायरेक्टली बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, बीएफ बैंकिंग का काम नहीं करते, सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं। बैंक को आरबीआई की अलग से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती अगर वो बीएफ का यूज करे तो यही सबसे सवाल बनता है। जो मेन पॉइंट है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो बीएफ जो है बैंकिंग बिजनेस कंडक्ट नहीं करती, केवल फैसिलिटेटर का काम करती है, और आरबीआई का अप्रूवल बैंक को नहीं लेना पड़ता यदि वो बीएफ में एक्टिव बनना चाहती है। तो फ्रेंड्स बेसिकली बीएफ का यूज करने के लिए आरबीआई का परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों बिजनेस फैसिलिटेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक इंपॉर्टेंट पिलर है जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में बैंकिंग को और एक्सेसिबल बनाता है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन जिंदाबाद, तो आपको ये याद रहेगा हमेशा के लिए। तो फ्रेंड्स यदि आप इस तरह के कंटेंट चाहते हैं जिसमें आपको हर एक यूनिट के इस प्रकार के माइंड मैप, फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में चीज़ें मिले, तो आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिलेगा क्रैश कोर्स का, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर। दोस्तों सोच के देखिए, अगर किसी रूरल एरिया में एक इंसान बैंकिंग सर्विस लेना चाहता है लेकिन पास कोई फुल्ली फ्लेज्ड बैंक ब्रांच नहीं है तो क्या करेगा। तो यहाँ पे आता है हमारा अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच। क्या आता है? अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच। इसको समझिए। तो दोस्तों यह लो कॉस्ट बैंकिंग आउटलेट है जो रूरल एरिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन को आसान बनाते हैं। तो सबसे पहले आरबीआई ने बैंक को अलाउ किया है कि वह रूरल एरिया में लो कॉस्ट ब्रिक एंड मॉर्टर आउटलेट इस्टेब्लिश करे। ठीक है ना, लो कॉस्ट ब्रिक एंड मॉर्टर आउटलेट, राइट। तो यह बेस ब्रांचेस और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस लोकेशन के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। तो देखिए, एक तो हो गया हमारा बेस ब्रांच जो सभी बैंक का होता है, और एक तरफ दूसरा तरफ होता है हमारा क्या, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, बीसी लोकेशन बोलते हैं ना, तो उसके बीच का काम करते हैं अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच, ब्रिज का काम करते हैं। तो इसके हम ऑपरेशनल स्कोप की यदि हम बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे इनके ऑपरेशनल स्कोप बताया जा रही है। तो दोस्तों एक यूएसबी जो होते हैं ना 8 से 10 बीसी यूनिट जो है 8 से 10 बीसी यूनिट को सपोर्ट करता है जो 3-4 किलोमीटर के रेडियस में काम करते हैं। तो एक जो अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच होता है वो 8 से 10 बीसी यूनिट को सपोर्ट करता है जो कि 3-4 किलोमीटर के रेडियस में होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट देखिए, इनके पास जो है सीबीएस टर्मिनल होता है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा जा रहा है इनके पास सीबीएस टर्मिनल होगा, और क्या होगा, इनके पास पासबुक प्रिंटर होगा, कैश होगा, राइट, कैश सेफ जैसे फीचर के साथ होते हैं। फिर दोस्तों फुल टाइम बैंक ऑफिसर या एम्प्लॉयज़ को मैनेज करते हैं। और फिर दोस्तों मतलब या तो यह इंडिपेंडेंट बैंकिंग आउटलेट होता है या पार्ट टाइम आउटलेट होता है। लिखा है ना, इंडिपेंडेंट आउटलेट या पार्ट टाइम आउटलेट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की, अगली स्लाइड में नीचे आइए, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अब आप सोच रहे होंगे कि बीसी या बीएफ सर्विस में कोई प्रॉब्लम आए तो कस्टमर क्या करे। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड कंप्लेंट रिजोल्यूशन सिस्टम होता है। देखिए लिखा जा रहा है स्ट्रक्चर कंप्लेंट रिजोल्यूशन सिस्टम होता है दोस्तों, ठीक है, जो ग्रीवियंस को एफिशिएंटली एड्रेस करता है। तो हर बैंक की दोस्तों पब्लिसाइज ग्रीवियंस रिड्रेसल पॉलिसी होती है जिसमें कंप्लेंट फाइलिंग का प्रोसेस और रिजोल्यूशन का टाइमलाइन क्लियरली मेंशन होता है। और फिर दोस्तों और अगर फिर भी कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो क्या करे, तो कस्टमर कहाँ जाएगा बताइए, तो कस्टमर जाएगा बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास। ठीक है, तो कंप्लेन बैंकिंग ओम्बड्समैन तक एस्केलेट की जाती है जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जिसको जो अनबायस्ड रिजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। और दोस्तों एक और बात याद रखिएगा कि यदि 60 दिन तक अनरिजॉल्व रहा तो कंप्लेनेंट जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन तक जा सकता है। ये 60 दिन याद रखिएगा। तो दोस्तों अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच और ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बैंकिंग सर्विस को हर एक इंसान तक पहुँचाने का एक जरूरी स्टेप है। समझ में आया दोस्तों, अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच क्या होता है, यूएसबी क्या होता है। अब देखिए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस को एक पार्टिकुलर स्लाइड में मैंने समझाया है यहाँ पे, आइए समझते हैं। दोस्तों आजकल हम सबके हाथ में एक छोटा सा डिवाइस होता है मोबाइल फ़ोन, पर क्या आप जानते हैं कि इसी मोबाइल फ़ोन से आप बैंकिंग, लोन और ट्रांजैक्शन सब कुछ बिना किसी बैंक ब्रांच जाए कर सकते हैं। यह पॉसिबल हुआ है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस की वजह से। तो आज हम समझेंगे कि इंडिया में डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस कैसे काम करता है और कौन कौन से मेजर कंपोनेंट है। पहला आता है हमारा डिजिटल ऑनबोर्डिंग। क्या है, फर्स्ट स्टेप इज डिजिटल ऑनबोर्डिंग। मतलब क्या हुआ कि पहले एक बैंक अकाउंट खोलने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते थे, लेकिन अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है। इसमें है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट VCIP। VCIP क्या होता है, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, और दूसरा है हमारा डिजिटल KYC। तो दोस्तों इसकी गाइडलाइन RBI और सरकार ने लॉन्च की हैं जो इंश्योर करती हैं कि सभी लोग बिना किसी दिक्कत के बैंकिंग सिस्टम में शामिल हो सकें। फिर एक आता है हमारा USSD बेस्ड मोबाइल बैंकिंग। इंटरनेट नहीं तो क्या हुआ, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं USSD बेस्ड मोबाइल बैंकिंग। आइए इसे समझते हैं। तो बेसिकली दोस्तों अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तभी आप बैंकिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं USSD बैंकिंग। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, USSD बैंकिंग। तो USSD बैंकिंग को भीम के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था जो नॉन इंटरनेट मोबाइल डिवाइस पर भी UPI सर्विस अवेलेबल करवाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं USSD बैंकिंग। तो USSD बैंकिंग को किसके साथ इंट्रोड्यूस किया गया था, भीम के साथ।
इसको भीम के साथ जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, जो नॉन इंटरनेट मोबाइल डिवाइस पर भी यूपीआई सर्विस अवेलेबल करता है। अब यदि कॉमन यूएसएसडी कोड की बात करें तो *99# जो है वो जो सभी टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए सेम है, जो कॉमन यूएसएसडी कोड है, इसे बोलते हैं हम लोग *99#। ठीक है, अब हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, डिजिटल लैंडिंग की। ठीक है, तो पहले आप ये समझिए कि ये जो है 2016 में स्टार्ट हुआ था, दिसंबर 2016 में, यूएसएसडी 2.0 बोलते हैं। ठीक है, और इसको भीम के साथ लाया गया। ये यूपीआई एक्सेस पर करवाया नॉन इंटरनेट मोबाइल डिवाइस पे। ठीक है, जो नॉन इंटरनेट मोबाइल डिवाइस होता है ना, और कॉमन यूएसएसडी कोड तो आपको पता ही होगा, *99# होता है। ठीक है, अब डिजिटल लैंडिंग की बात करें तो दोस्तों अब लोन लेने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आरबीआई वर्किंग ग्रुप ने नवंबर 2021 में एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया जो डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के रेगुलेशन में मदद करता है। अनऑथराइज लैंडर का क्रैकडाउन भी जरूरी है ताकि लोग फ्रॉडस्टर का शिकार न बने। अच्छा, एक और पॉइंट है यहाँ पे डिजिटल ऑनबोर्डिंग। तो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस का एम है बैंकिंग को हर इंसान के हाथ तक पहुँचाना बिना किसी रुकावट के। राइट। अच्छा, एक और पॉइंट आप यहाँ देखेंगे जो कि लेफ्ट साइड में है, डिजिटल ऑनबोर्डिंग मैंने आपको बता ही दिया ना। डिजिटल ऑनबोर्डिंग क्या होता है, तो बेसिकली डिजिटल ऑनबोर्डिंग मतलब पहले एक बैंक खोलने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन अब VCIP आ चुका है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, डिजिटल KYC आ चुका है। राइट। आरबीआई सरकार ने लॉन्च किया जो इंश्योर करता है कि सभी लोग बिना किसी दिक्कत के बैंकिंग सिस्टम में शामिल हो सकें। ठीक है, डिजिटल लैंडिंग मैंने आपको बता दिया, आरबीआई वर्किंग ग्रुप आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको अगली स्लाइड क्यों ले चलता हूँ। अब मैं आपको RCT बताता हूँ, इस पर सवाल बहुत आता है RCT पे। दोस्तों अगर आपके पास एक स्किल है तो आप दुनिया में कहीं भी अपनी पहचान बना सकते हैं, लेकिन अगर स्किल ही नहीं है तो नौकरी या बिजनेस दोनों मुश्किल हो जाते हैं। तो सवाल ये होता है कि रूरल यूथ को कैसे सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, जिसका फुल फॉर्म है जिसका शॉर्ट फॉर्म है RCT। राइट। तो इसके बारे में जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रूरल BPL यूथ को, ध्यान दीजिएगा किसे, रूरल BPL बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, जो रूरल BPL यूथ को राइट स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देकर उनका भविष्य सुधारने में का काम करता है। तो पहले सवाल है कि RCT है क्या। तो दोस्तों ये एक इनिशिएटिव है MORD का, राइट, रूरल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। तो बेसिकली बैंक मैनेज करते हैं और सरकार का पूरा सपोर्ट मिलता है, लिखा है ना, बैंक मैनेज करता है, सरकार का पूरा सपोर्ट मिलता है। राइट। और दोस्तों 1962 का जो रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मॉडल था उस पर ही बेस्ड है। इसका ऑब्जेक्टिव की यदि हम बात करें, फिर टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस RCT, ओवरव्यू तो आपको बता दिया मैंने। ऑब्जेक्टिव, इफ यू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस RCT, तो देखिए टारगेट ऑडियंस कौन होते हैं, तो इसमें रूरल BPL यूथ यानी जो गरीबी रेखा के नीचे हैं वो टारगेट ऑडियंस होते हैं, रूरल BPL यूथ। और दोस्तों इसमें जो है मुख्य गोल क्या है, पहला है स्किल बेस्ड कोर्स सिलेक्शन, मतलब हर यूथ के इंटरेस्ट के हिसाब से ट्रेनिंग। फिर आता है क्रेडिट लिंकेज सपोर्ट, मतलब क्या हुआ कि ट्रेनिंग के बाद फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। 2 ईयर एस्कॉर्ट सर्विस, मतलब ट्रेनिंग के बाद भी मदद मिलेगा। फिर दोस्तों शॉर्ट टर्म रेसिडेंशियल ट्रेनिंग, यानी 1 से लेकर 6 हफ्ते की हैंड ऑन ट्रेनिंग मिलता है और फ्री फूड एंड एकोमोडेशन मिलता है। यानी दोस्तों यह तो कमाल की बात है। अब हम बात करें ट्रेनिंग प्रोग्राम की, तो ये तो सभी बता ही दिया मैंने आपको, BPL यूथ होता है, की गोल क्या बता दिया। ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होता है दोस्तों कि क्या सीखने को मिलेगा, तो देखिए सबसे पहले एनुअल कैपेसिटी देख लीजिए, 30 से 40 स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 से 6 वीक का होता है। ठीक है, इसके कैटेगरी में देखिए एग्रीकल्चर ट्रेनिंग आएगा, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट बेस्ड ट्रेनिंग आएगा जैसे हैंडीक्राफ्ट, बेकरी, टेलरिंग। फिर आएगा प्रोसेस बेस्ड ट्रेनिंग, यानी जैसे डिजिटल सर्विस, वेल्डिंग, प्लम्बिंग। और आता है जनरल प्रोग्राम। जनरल प्रोग्राम में क्या आता है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। तो दोस्तों एक ट्रेनिंग एक नया सफ़र। सोचो एक ऐसे यूथ का जो बिना किसी जॉब के बैठे हैं पर RCT के ट्रेनिंग के बाद अपना छोटा बिजनेस शुरू करते हैं। तो क्या ये सिर्फ बेसिकली यह सिर्फ एक सपना नहीं, ये सच हो सकता है अगर सही डायरेक्शन मिले। तो अगर आपको लगता है कि RCT जैसे इनिशिएटिव हर यूथ तक पहुँचने चाहिए तो कमेंट में लिखिए स्किल इंडिया स्ट्रॉन्ग इंडिया। और फ्रेंड्स आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें जो RCT से रिलेटेड सब पॉइंट्स है सबको मैंने एक जगह आपके सामने प्रस्तुत किया है, आपको ये जरूर हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में। अब मैं आपको अगले पॉइंट को ले चलता हूँ जो कि है पेमेंट बैंक का ओवरव्यू आपको समझाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेमेंट बैंक से सवाल हर एक साल आता है। आइए एक स्लाइड में सब कुछ समझ लेते हैं। तो दोस्तों सोचिए अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट हो जो आसान हो, फास्ट हो, आपके मोबाइल से ही ऑपरेट हो बिना किसी फॉर्मेलिटीज़ के, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, पेमेंट बैंक एग्जैक्टली यही करता है। ये नई तरीके से बैंक है, नई तरीके के बैंक है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें माइग्रेंट लेबर, लो इनकम हाउस होल्ड, स्मॉल बिजनेस जैसे लोगों को बैंकिंग सर्विस मिल सके बिना किसी दिक्कत के। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ पेमेंट बैंक का ऑपरेशन स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे ना, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो ये जो रिमोट एरियाज़ हैं, राइट,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना पीवी इन रिमोट एरिया, राइट। तो जो हमारे रिमोट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होते हैं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू, बीसी के थ्रू ये रिमोट एरियाज़ में अवेलेबल होते हैं, राइट। एटीएम और डिजिटल नेटवर्क होता है के से जुड़े होते हैं, हर जगह एक्सेस पॉसिबल है। और जो 25% फिजिकल एक्सेस पॉइंट रूरल एरिया में होने ज़रूरी है, लिखा है ना मिनिमम 25% फिजिकल एक्सेस जो है रूरल एरिया में होना ज़रूरी है, जिससे हर एक व्यक्ति बैंकिंग सर्विस का फ़ायदा उठा सकता है। यदि हम टारगेट यूज़र की बात करें, ये तो याद रखिएगा मिनिमम 25% फिजिकल एक्सेस होना चाहिए, पीएपी बोलते हैं फिजिकल एक्सेस पॉइंट, कहाँ पे, रूरल एरिया में। इफ़ यू टॉक अबाउट द टारगेट यूज़र, तो देखिए किन लोगों के लिए है, तो माइग्रेंट लेबर, यानी दोस्तों जो रोज़ कमाते हैं लेकिन बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाते, लो इनकम हाउस होल्ड यानी जिनके पास सेविंग कम है पर सिक्योर बैंकिंग सर्विस चाहिए, स्मॉल बिजनेसेस एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब दोस्तों जो डिजिटल पेमेंट अडॉप्ट करना चाहते हैं। यदि हम बात करें स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ की, तो यहाँ पे देखिए स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है कि डिपॉजिट अप टू 2 लाख तक अलाउड है, एटीएम डेबिट कार्ड सर्विस मिलेगा, पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और इंटरनेट बैंकिंग अवेलेबल होता है। पेमेंट एंड रेमिटेंस की बात करें तो दोस्तों पैसे भेजने या लेना सुपर इजी हो जाता है। और बीसी हमारा पता ही होगा कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट यानी बैंकिंग को और भी एक्सेसिबल बनाता है। यदि हम ऑब्जेक्टिव की बात कर लें, फिर टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बीसीज, हम लोग बात करें पेमेंट बैंक की, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना, ठीक है। फिर मतलब कि इस बैंकिंग हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना, स्मॉल सेविंग अकाउंट यानी छोटी बचत भी सिक्योर रहे, और पेमेंट एंड रेमिटेंस, इसमें कोई लैंडिंग नहीं कर सकता पेमेंट बैंक। तो दोस्तों पेमेंट बैंक एक नए ज़माने की बैंकिंग का एक बड़ा कदम है। क्या आपको लगता है कि यह आगे चल के ट्रेडिशनल बैंक की जगह ले लेंगे? अपनी सोच कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। अब दोस्तों एक लास्ट टॉपिक है जिसको जरूर देख लेना चाहिए हमें, और वो है हमारा एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। मैंने आपको बुलाया था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आप सोचिए अगर एक गरीब इंसान अगर एक गरीब किसान या छोटी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक से लोन मिलने लगे बिना किसी दिक्कत के, राइट, तो उनकी ज़िंदगी कितनी बदल सकती है। तो आज हम बात करेंगे 2 ऐसे फाइनेंशियल इनिशिएटिव की जो रूरल और प्रायोरिटी सेक्टर के लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव लाए हैं। पहला है हमारा एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। यहाँ देखिए एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम है। तो दोस्तों ये रूरल पुअर को बैंकिंग से जोड़ने का तरीका है। फॉर्मल बैंकिंग और रूरल पुअर के बीच का जो गैप है उसको कम करना इसका मेन गोल है ना, फॉर्मल बैंकिंग और रूरल पुअर। तो दोस्तों सेल्फ हेल्प ग्रुप को शेड्यूल कमर्शियल बैंक से फुल क्रेडिट सपोर्ट मिलता है ना। तो इसका फ़ायदा यह है कि महिला ग्रुप और छोटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है बिना किसी इनफॉर्मल लोड बर्डन का, कोई सब कुछ फॉर्मल तरीके से है ना। और दूसरा जो इनिशिएटिव है वो है को लैंडिंग, ठीक है। एक तो ये तो आप जानते ही होंगे एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम के बारे में, इस पर एक चैप्टर ही है, आगे हम लोग इस पर और डिस्कस करेंगे इसको। और एक को लैंडिंग है, तो एसएचजी क्या होता है इस पर चैप्टर में आपको वहाँ बताऊँगा। तो आरबीआई ने क्या किया, नवंबर 2020 में इसका गाइडलाइन इशू किया। बेसिकली एक नया तरीका है फाइनेंस का, को लैंडिंग। तो बैंक और एनबीएफसी मिलकर लोन देते हैं जिससे फंड का कॉस्ट कम हो जाता है और लोन इजीली अवेलेबल हो जाता है। इससे क्या होता है कि ग्रेटर रीच होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बॉरोवर तक फाइनेंस पहुंचता है। तो यह मॉडल बैंकिंग और एनबीएफसी के बीच सिनर्जी को इन्हांस करता है, समझे, दोनों मिलकर लोन देते हैं। तो दोस्तों ये दोनों इनिशिएटिव रूरल और प्रायोरिटी सेक्टर के लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि और भी नए मॉडल्स लाने की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको यदि ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे तो दोस्तों चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले कंसेप्ट के साथ। और क्रैश कोर्स से जुड़ना है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है हमारे क्रैश कोर्स का। धन्यवाद।